हेलो स्टूडेंट, जैसे कि ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 3, जिसमें दो चर वाले रेखीय समीकरण युग्म के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं और इसमें सारे कॉन्सेप्ट जो है क्लियर करा दिए जाएंगे। तो ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो देखिए, इस वीडियो को मिस नहीं कीजिएगा, तुरंत जो है इस वीडियो को देखें और अगर पसंद आए वीडियो तो लाइक और शेयर करें। और जो हमारे चैनल पर जो नए स्टूडेंट है तो बिल्कुल जो है इस चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए, तो अब जो है हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे इसमें कि कौन कौन से चर होते हैं और कौन अचर होते हैं। अगर इस क्लियर हो जाता है तो बिल्कुल जो है आपको क्वेश्चन बनाने में बिल्कुल इजी हो जाएगा। आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले कह रहा है कि दो चर। आखिर दो चर होता क्या है, सबसे पहले समझेंगे। देखिए, चर का मतलब वो होता है जिसका मान जो है, यानी कि जो वैल्यू है वो बदलता रहता है। ठीक है, एक से नहीं रहता है, वो बदलता रहता है और उसके बारे में आप नहीं अंदाजा लगा सकते, नहीं कह सकते कि यही मान होगा। क्योंकि उसकी मान जो है ना, क्या होता है कि जो एक जैसे मान लीजिए कि एक्स दिए, आइए समझते हैं। तो यहाँ पर अगर हम एक करते हैं, ठीक है, तो एक्स की वैल्यू अगर 2 लिख दिए तो यहाँ पर देखिए एक्स के बराबर में जैसे ही हम 2 लिखे तो एक्स की वैल्यू क्या हो गया बताइए, 2 हो गया। ठीक है, और देखिए जैसे ही हम एक्स बराबर यहाँ पर 5 लिख, देखिए एक्स ही है, लेकिन जैसे ही हम 5 लिखते हैं तो एक्स की वैल्यू देखिए क्या हो गया, 5 हो गया। अगर हम एक्स इज इक्वल टू हम यहाँ पर 10 लिखते हैं तो देखिए एक्स का मान क्या हो गया, 10 हो गया। मतलब आप देख पा रहे हैं कि एक्स का मान यहाँ पर देखिए 3 क्या बहुत सारे हो सकता है। सीधा मतलब कि जो एक के बराबर में है, एक जो है उसी मान को अपने, है ना, यानी कि जिसका कहने का मतलब है कि एक का मान वही हो जाना है। ओके, तो देखिए इसका मतलब है कि एक का मान बदल रहा है, यानी वैरी कर रहा है, इसीलिए इसको कहते हैं वेरिएबल, यानी चर कहते हैं। समझ गए। अगर हम बात करें सिर्फ ऐसे करें 5 6 7 8, अगर हम इसको 8 को ना कहकर तो अगर इसको हम 7 कहे तो बताइए कोई मान पाएगा नहीं, क्योंकि इसका मान स्थिर होता है और जो स्थिर है वही क्या है, कांस्टेंट है। समझ गए ना, यानी कांस्टेंट यानी अचर है, यानी अचर। चर का मतलब जिसका मान बदलता है, अचर मतलब अब मान न बदले। तो यहाँ पर क्या है, ये मान जो है न बदलने वाला है। इसका मान जो होता है वो बदलता नहीं है बल्कि स्थिर रहता है, इसीलिए इसको कहते हैं अचर। आप लोग को समझ में आ गया होगा कि चर किसको कहते हैं, अचर किसको कहते हैं। जिसका मान बदलता रहता है चर कहलाता है, और जिसका मान जो है इसी रहता है, बदलता नहीं है, वो कहलाता है क्या, अचर कहलाता है। क्लियर। तो इसमें समझ गए होंगे कि दो चर कह रहा है तो दो चर का मतलब क्या होता है, दो चर चाहिए। तो देखिए यहाँ पर अगर दो चर, जैसे कि हम कहें एक, ठीक है, ये भी क्या है, चर है। और दूसरा हम ले ले वाई, ये भी क्या है, चर है। तो बताइए कितने हो गया, दो चर हुआ ना, ये हो गया दो चर। ठीक है, तो दो चर समझ गए आप। ठीक है, अब कह रहा है कि रैखिक। देखिए रैखिक का मतलब क्या होता है, जिसका घात जो है ना, घात, वो घात क्या होना चाहिए, 1। और जिसका घात 1 होता है, देखिए जिसका घात क्या होता है, 1 होता है, इसी का नाम है रैखिक। रैखिक चीज इसी का नाम है रैखिक। तो अगर हम आपको लिखे कि लो एक्स लिख दिए, वाई लिख दीजिए, तो बताइए आप कहेंगे ना इसका भी पावर 1, इसका भी पावर 1, तो ये जो लिखे दो चर वाला रैखिक हो गया। क्या हो गया, दो चर वाला रैखिक हो गया। अब आगे करते हैं, देखिए समीकरण है। समीकरण कहा, समीकरण का मतलब बताइए क्या होता है, जिसके बराबर में जीरो को, यानी कि बराबर में कोई ना कोई मान हो, यानी जिसके बीच में दो बहुपदों के बीच में बराबर का चिन्ह हो तो वह बहुपद अब क्या कहलाता है, समीकरण का रूप ले लेता है। फिर देखिए क्या हो गया, समीकरण। अब देखिए तो यहाँ पर देख रहे हैं दो चर और वो भी पावर 1, तो रैखिक हो गया, बराबर 0, समीकरण हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कहा, युग्म। युग्म का मतलब क्या होता है, जोड़ा। युग्म का मतलब होता है क्या, जोड़ा। तो जोड़ा इसका मतलब समझे कि दो दो समीकरण आएगा, एगो ना दो का समीकरण। यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पर आप लिखेंगे, एक और लिख दिए, मान लीजिए एक्स लिख लीजिए, फिर यहाँ पर वाई लिख दिए, यहाँ पर कितना बराबर 0। अब क्या समझे, यहाँ पर देखिए एक्स लिखे वाई लिखे बराबर क्या लिख दिए, 0 लिख दिए। तो ये कितना हो गया, एक समीकरण ये हो गया।
आज दूसरा समीकरण ये हो गया, लेकिन इसमें एक चीज की कमी रह गई कि दोनों एक जैसा दिखा। तो इसको क्या करते हैं, मान लीजिए यहाँ पर कोई A1 हो गया, देखिए यहाँ पर A1 हो गया एक, यहाँ पर क्या हो गया B1 हो गया, और तब एक और चीज लिखिएगा D1, और फिर यहाँ पर देखिए इसमें मान लीजिए A2 हो गया, और यहाँ पर मान लीजिए D2 हो गया, और तब एक और लिखिएगा D2। अब देखिए तो इस रूप का जो समीकरण होता है, यह समीकरण क्या कहलाता है बताइए। तो यह समीकरण जो कहलाता है 1 1 2, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कहलाता है। तो क्लियर आपको यहाँ पे हो गया होगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इसका जो देखिए यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि इसका मानक रूप क्या हो सकता है। ठीक है, आइए समझते हैं। अगर हम कहेंगे यहाँ पर कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप है ना। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए आप लिखिएगा यहाँ पर कि A1 x प्लस B1 y प्लस C1 बराबर 0 होता है। ठीक है, इतना। इसके बाद दूसरा क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे A2 x प्लस B2 y प्लस C2 बराबर 0। तो देखिए ये वाला हो गया समीकरण है, ये वाला हो गया समीकरण सेकेंड हो गया। दो चर वाले कितना हो गया, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म हो गया, इसी कहते हैं। जब दो समीकरण हो तो ये युग्म कहलाता है। ठीक है, इतना। अब देखिए जहां जहां यहाँ पर देखिए A1 है, B1 है, यहाँ पर देखिए A1 है, यहाँ पे B1 है, और यहाँ पे लिख सकते और C1 है। ठीक है, A1 B1 और C1 तथा A2 B2 एवं C2 क्या है, ये गुणांक है। क्या है, ये गुणांक है। इसको लिखेंगे कि गुणांक है, ये गुणांक है। के बाद देखिए यहाँ एवं ये वास्तविक संख्या भी है, वास्तविक संख्या। अब रही बात गुणांक जो है वो किसका, तो देखिए अब यहां से लिखेंगे, यहाँ पे इस समीकरण 1 में अगर बात करें, समीकरण 1 की अगर बात करें, तो देखिए यहाँ पर तो हम लिखेंगे यहाँ पर कि x का, देखिए x का गुणांक जो होगा वो होगा A1। ठीक है, x का गुणांक क्या होगा A1, और देखिए y का गुणांक, y का जो गुणांक है वो क्या है, देखिए B1, और अचर पद क्या है, देखिए अचर पद जो है वो क्या है C1 है। इसी प्रकार से समीकरण 2 की अगर बात करते हैं, यहां लिख सकते हैं कि समीकरण 2 में, यहां पे लिखेंगे समीकरण 2 में, इस समीकरण 2 में देखते हैं कि x का जो गुणांक है, x का जो गुणांक है, ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर देखिए A2 होगा, और y का गुणांक यहां पर देखिए क्या है B2 है। और अचर पद की बात करें, देखिए अचर पद क्या होगा, तो देखिए इसमें अचर पद क्या है, देखिए C2 है। ठीक है, इस प्रकार से हम देख पाए कि जो दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो मानक रूप जो होता है युग्म का, है ना,
मानक रूप जो होता है वो क्या होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2 है ना, b2y प्लस c2 बराबर क्या होता है 0। अब इसमें देखिए a1 a1 b1 b1 a2 b2 c2 ये सब क्या है, इसका गुणांक है, या हम कह सकते हैं ये सब जो है क्या है, वास्तविक संख्या है। ठीक है, अब गुणांक की जब बात आया तो समीकरण 1 की अगर बात करते हैं तो x का गुणांक देखिए a1 है, y का गुणांक देखिए b1 है और अचर पद क्या है c1 है। ओके, अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर समीकरण 2 की बात करते हैं तो x का गुणांक क्या है देखिए a2 है, y का गुणांक क्या है देखिए b2 है और अचर पद देखिए क्या है c2 है। तो आप समझ गए होंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का मानक रूप क्या होता है। उस मानक रूप में जो x के साथ समीकरण 1 में जो आया है a1 b1 c1 वो क्या है और a2 b2 c2 क्या है। ठीक है, इतना हम लोग समझ गए। तो अब हम लोग जब आगे बढ़ते हैं अगले जो है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में। अब देखिए यहाँ पर तो इतने जो है यहाँ पर जो दिया हुआ है आप समझेंगे, ध्यान से समझेंगे, एक एक चीजें क्लियर होता चला जाएगा। तो एक बात और समझ लीजिए कि जो अज्ञात राशि होता है ना, उसको आप x और y मान करके आप इनमें बनाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कहा कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व। देखिए एज रिलेशन है ना, उम्र की जब बात आती है ना तो हमेशा समय जो होता है ना वो सबके साथ समान चलता है। और एक और बात देखिए, मान लीजिए कि एक पुत्र है, पुत्र जिसकी आयु मान लीजिए 15 वर्ष हो या 10 वर्ष मान लो, ठीक है, और उन्हीं के पिता का उम्र अभी फिलहाल जो है मान लीजिए कि 30 वर्ष हो रहा है। 30 वर्ष कैसे हो सकता है, मान लीजिए 40 वर्ष हो रहा है। ठीक है, कितना 40 वर्ष। अब आप देखिए कि पिता और पुत्र में कितने वर्ष का अंतर है, समझिएगा बात को, बहुत काम की चीज है ये। ठीक है, तभी ये बन पाएगा। अब देखिए इनके उम्रों का जो अंतर है ना वो 30 वर्ष है। इसका मतलब क्या समझे कि पिता पुत्र से 30 वर्ष बड़ा है ना। और आपको एक चीजें दिखाते हैं, अगर पुत्र है ना, पुत्र जो है 5 वर्ष बाद की बात करते हैं, 5 वर्ष आने वाले समय की, तो कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 10 5 15 वर्ष। तो क्या कहा यहाँ कि पुत्र 10 वर्ष यानी कि 5 वर्ष 50, तो 5 वर्ष 50 की बात करें तो याद रखेंगे इसमें अगर 50 जोड़े 50, ठीक है, चाहे बाद जोड़े चाहे बाद कहे कि 5 वर्ष बाद पुत्र का उम्र कितना हो जाएगा, तो हम कहेंगे 10 5 15 वर्ष हो जाएगा। और यहाँ पर तो जब यहाँ पर जब पुत्र जो है 5 वर्ष बाद जब 15 वर्ष हो जाएगा तो आप बताइए पिता कितने वर्ष हो जाएगा, पिता का उम्र। तो देखिए यहाँ पर तो अभी पिता का उम्र देखिए कितना हो रहा है 40, 5 वर्ष बाद पिता का उम्र भी कितना हो गया 45। आप देख पा रहे हैं कि 5 वर्ष बाद पुत्र का उम्र बढ़ा तो पिता का उम्र भी बढ़ेगा। अगर आपसे कहा जाए कि मान लीजिए कि पुत्र जो है पूर्व यानी कि ये 5 वर्ष पहले पुत्र का उम्र क्या था, तो 5 वर्ष पहले की जब जैसे ही बताए ना कि जैसे ही बोले कि पहले या बोले पूर्व, है ना, पुत्र का उम्र क्या था। ठीक है, तो पहले की अगर बात करें तो हमेशा याद रखेंगे क्या करेंगे, माइनस लगाएंगे यानी घटाएंगे। तो 10 वर्ष देखिए अभी ऐसी वर्तमान उम्र, ये जो उम्र लिया गया है ये उम्र क्या लिया गया है, वर्तमान उम्र लिया गया है। तो हमेशा जब भी मानेंगे ना पिता हो पुत्र हो, तो जब भी उम्र मानेंगे हमेशा वर्तमान उम्र मानेंगे। और उस वर्तमान उम्र में जितना बोलेगा बाद, जितना बोलेगा पहले, तो उसमें क्या करेंगे, बाद बोले तो जोड़ देंगे, पहले बोले तो घटा देंगे। बस एक एक चीजें समझते जाइए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर क्या बोला बाद बोला तो इसमें क्या किए जोड़ दिए। यहाँ पर देखिए पूर्व बोल रहा है पहले बोल रहा है, तो हम इसमें क्या करेंगे 5 वर्ष घटाएंगे। इसका मतलब कि 5 वर्ष पहले पुत्र जो था वो 5 वर्ष का था। अब देखिए यहाँ पर तो पिता कितने वर्ष का होगा,
तो भाई देखिए यहाँ पर जो है 40 वर्ष तो अभी अभी का उम्र है, तो इसमें 40 वर्ष अभी अभी का उम्र है, तो पिता का उम्र भी पहले कितना हो जाएगा, पहले यानी कितना पहले, 5 वर्ष पहले। यहाँ पर देखिए पहले जो है या पूर्व, पूर्व अगर बात करें तो उम्र इसका भी कितना हो जाएगा, तो हम कहेंगे कि अभी अभी उम्र है 40, 5 वर्ष पहले पिता का उम्र कितना था, तब 35 वर्ष था। देखिए पहले, ठीक है। तो आप लोग क्या समझे, तो आप लोग फाइनली समझ गए कि किस प्रकार से उम्र में अगर कहीं भी प्रश्न में, ठीक है, उम्र वाला जो प्रश्न रहेगा उसमें अगर पहचान कहेगा चाहे बाद कहेगा तो उसमें क्या करेंगे बताइए। अगर पहचान करे मतलब पहचान दिया रहे या बाद दिया रहे तो उम्र को जोड़ देंगे, ठीक है, उम्र में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अगर कहीं कह दे कि पूर्व या पहले तो उम्र में उतना घटा देंगे। क्लियर, पहचान या बाद कहेगा तो आपको जोड़ना है, ठीक है। अगर पूर्व या पहले कहेगा तो उम्र में उतना घटाना है। ओके, तो आप लोग फाइनली इतना समझ गए कि अगर कहीं कहेगा ना कि पहचान या बाद, तो समझिए अगर बाद कहा इसका मतलब होता है, कभी कभी क्या होता है किसी बात में लोग कहते हैं कि बाद में बताएंगे, इसका मतलब आने वाले समय में बताएंगे। और जब आने वाले समय में बताएंगे इसका मतलब आपको क्या करना है, जोड़ना है। अगर कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि पहले ऐसा हुआ था, इसका मतलब पिछले समय में बात कर रहे हैं, इसका मतलब कि उम्र में उतना जो है घटा देंगे। ठीक है, तो जब पिछले वाली बात कहा जाए, पहले की बात कहा जाए तो घटा देना है आपको। ओके, अब चलिए यहां पर देखते हैं इस क्वेश्चन में। देखिए इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, इसी प्रकार से बढ़िया से ध्यान से पढ़ेंगे फिर बना दो टेस्ट। देखिए कह रहे आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, तो आपको इस सोल्यूशन में ये लिखने का प्रयास करना है कि इस प्रश्न में कितने लोग हैं, तो 2 लोग हैं। एक कौन है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, इसका तो आफ्ताब कौन है, पुत्री, यानी कि वो पिता है और उनकी पुत्री है। तो देखिए यहां पर लिखेंगे, यहां पर मानेंगे, आपको मानेंगे, क्या मानेंगे कि मानेंगे, मानेंगे आफ्ताब, आफ्ताब की, आफ्ताब का जो वर्तमान उम्र है, वर्तमान उम्र यानी आयु कितना है, आपको मानना है कि 100 वर्ष है। कितना मानना है, 100 वर्ष है। और ये कह रहा है कि अवतार और पुत्री, तो पुत्री भी यानी पुत्री का उम्र कितना है ऐसे तो पता नहीं है, तो आपको क्या मानना है, एवं एवं पुत्री की आयु, तो कौन सा आयु, तो वर्तमान, वर्तमान आयु बराबर यहां पर लिखेंगे वायु वर्ष। ठीक है, तो बताइए आफ्ताब यानी पिता, पिता का उम्र कितना हो गया, तो पिता का उम्र 100 वर्ष, तो पुत्री का उम्र वायु वर्ष, वर्तमान उम्र। अब देखिए अब यहां से आपको चालू करना, देखिए यहां से आपको समझना है कि अब आते हैं प्रश्न से, प्रश्न में क्या कह रहा है। तो यहाँ पर कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं, यानी पिता अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पहले मैं तुमसे कितने आयु का था, 7 गुनी, 7 का गुनी यानी गुना। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब आप समझिए कि यहाँ पर बात हो रही है, चर्चा हो रही है, पिता कह रहा अपनी पुत्री से 7 वर्ष पहले की बात, पहले। तो देखिए यहाँ पर लिखना है आपको कि 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व। ठीक है, क्या, आफ्ताब, आफ्ताब का आयु जो है, अभी वर्तमान आयु रह जाएगा क्या, नहीं, 7 वर्तमान आयु से 7 वर्ष पहले की बात हो रही है। तो आफ्ताब का आयु जो है वो कितना हो जाएगा, तो देखिए अभी अभी कितना है, अभी अभी उम्र 100 वर्ष है, और 7 वर्ष पहले कितना हो जाएगा, पहले की बात है ना, पिछले बात है ना, इसका मतलब कि आपको पिछले चलना पड़ेगा, पीछे जाना पड़ेगा, पीछे माने घटाना पड़ेगा, यानी कितना
x माइनस 7 वर्ष, इतना वर्ष था आफ्ताब का उम्र। ओके, तो जब आफ्ताब का उम्र पहले 7 वर्ष पहले 7 वर्ष कम था, तो पुत्री का उम्र भी 7 वर्ष पहले अभी अभी के उम्र से कम होगा। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे पुत्री पुत्री की आयु जो है 7 वर्ष पहले अभी अभी उम्र कितना है, वाई वर्ष है। तो पहले की बात हो रही है, इसका मतलब 7 वर्ष पहले 7 वर्ष घट जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पर कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व ये जो उम्र निकाल दिए हम, वो कितना 7 वर्ष पहले का उम्र निकाल दिए। अब तुलना कीजिए, कह रहा है कि 7 गुनी आयु का था, यानी पिता कहता है 7 वर्ष पहले की बात करता है, तो उसके उम्र 7 वर्ष पहले का हो गया, हुआ ना। अब देखिए पुत्री का भी 7 वर्ष पहले का उम्र, ये हो गया ना। तो दोनों का ये उम्र जो अभी अभी लिखे हैं वो 7 वर्ष पहले का है। इसका मतलब अब यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है, इस 7 वर्ष पहले का ये उम्र जब हो गया, तो कह रहा है कि मैं तुमसे 7 गुनी आई। तो अब यहाँ पर आप लोग को थोड़ा सा ध्यान दे रहा है कि कौन चीज से, तो पिता पुत्री से कितना 7 गुनी आयु का था पहले, तो पहले का उम्र हो गया। पिता जो है इससे 7 गुना है, मतलब पुत्री 7 गुना कम है। तो क्या करेंगे, पुत्री को पिता के उम्र के बराबर होने के लिए, मतलब समीकरण बनाने के लिए, तो समीकरण क्या होता है, बराबर। तो बराबर होने के लिए पुत्री को अपने पिता के उम्र के बराबर होने के लिए 7 गुनी आयु का होना पड़ेगा। तो इसमें क्या कर देंगे, 7 का गुना। तो धीरे धीरे तक समझिएगा, इस पिता जो है ना पुत्री से 7 गुना आयु बड़ा है, इसका मतलब पुत्री में क्या कर दिएगा, भाई ना आयु बड़ा है, पिता ना आयु मतलब 7 वर्ष पहले, अर्थात 7 गुना आयु का है। तो इसका मतलब पुत्री में आपको क्या कर देना है, 7 पे गुना कर देना। ओके, सीधे समझिएगा कि अगर कोई 7 गुना आयु बड़ा है, तो उसके अपोजिट वाला में 7 पे गुना कर दीजिएगा सीधे सीधे। यहाँ पर देखिए, यहाँ हो गया x माइनस 7 बराबर, यहाँ पर देखिए 7 से गुना कीजिए, यहाँ पर हो जाएगा 7y माइनस यहाँ पर कितना 49, ठीक है 49, कितना हो गया, क्लियर। अब देखिए चर वाले को एक तरफ, अचर वाले को एक तरफ कर दीजिए। देखिए यहाँ पर है एक, यह 13 है ना, तत्वाई देखिए प्लस में है, इस पर लाइए एलएचएम तरफ, माइनस हो जाएगा। यहाँ पर देखिए माइनस का कितना है, 49 है। इसको देखिए यहाँ पर माइनस में है, उस पर ले जाइए प्लस में हो जाएगा आपका। अब बताइए यहाँ पर समीकरण हमारा फाइनली बना कितना, यहाँ पर हो गया, इसमें से घटाइए माइनस इतना हो जाएगा 42 हो जाएगा। ये हमारा देखिए समीकरण बन गया पहला, ठीक है, ये हमारा पहला समीकरण। अब देखिए दूसरा समीकरण कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए दूसरा सेंटेंस को देखना पड़ेगा। अब कह रहा है कि अब से मतलब वर्तमान आयु से, कह रहा है 3 वर्ष बाद। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर जैसे 7 वर्ष पूर्व था, तो अब चर्चा किस पर हो रही है, 3 वर्ष बाद की। यहाँ पर लिखिए, यहाँ पर लिखेंगे 3, यहाँ पर अब 3 वर्ष बाद। अब बताइए कि 3 वर्ष बाद जो है आफ्ताब का उम्र कितना हो जाएगा। देखिए आफ्ताब जो है, ये आफ्ताब है, इसका उम्र कितना हो जाएगा। तो कह रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद, तो देखिए यहाँ पर अभी वर्तमान उम्र कितना हो रहा है ठीक। तो यहाँ पर लिखेंगे आफ्ताब का जो उम्र है ना, उम्र वो कितना हो जाएगा बताइए। आफ्ताब का उम्र यहाँ पर देखिए आयु इस देते हैं, ठीक है, आयु जो है अभी अभी हो रहा है कितना, 1 वर्ष हो रहा है। कितना हो रहा है, 1 वर्ष हो रहा है। आई 1 वर्ष में कितने वर्ष बाद की, यानी आने वाले समय की बात हो रही है ना, तो जोड़ेंगे। यहाँ पर क्या हो गया, 1, यानी कि आफ्ताब जो है इतने वर्ष का हो जाएगा। था कितना अभी, 1 वर्ष का। 3 वर्ष बाद कितने वर्ष का, 1 + 3 वर्ष का, ठीक है। अब देखिए पुत्री
पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी बाबू? देखिए आयु होगी यहाँ पर, अभी पुत्री है कितने वर्ष की? वाई वर्ष की। ओके, अब 3 वर्ष बाद 3 वर्ष बड़ी हो जाएगी ना, 3 वर्ष बड़ी हो जाएगी, तो यहाँ पर क्या करेंगे? 3 वर्ष जोड़ देंगे। बाद यानी जोड़ना वर्ष, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर जो है ये जो दोनों उम्र निकला है, ठीक है ना, निकल कर मतलब आया है, तो वो बताइए 3 वर्ष बाद का है। अब क्या तुलना करना है? तो कह रहा है कि 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का हो जाऊंगा। मतलब पिता अपनी पुत्री से कह रहा है कि 3 गुनी आयु का मैं हो जाऊंगा तुमसे। तो यहाँ पर देंगे, अभी देखिए यहाँ पर सीता का उम्र 3 वर्ष बाद कितना है? 3 वर्ष बाद का, तो एक से 3, आप पुत्री का y=3। अब बताइए यहाँ पर कि पिता जो है 3 वर्ष बाद पुत्री से कितने आयु का हो जाएगा? तो 3 वर्ष बाद जो है कह रहा है कि मैं तुमसे केवल और केवल, देखिए यहाँ पर कितने, यहाँ पर कह रहा है कि मैं तुमसे 3 गुनी आयु का। इसका मतलब पिता पुत्री से 3 गुना आयु का। तो समीकरण बनाने के लिए अर्थात पुत्री को पिता की उम्र में बराबर होने के लिए, है ना, पुत्री में क्या करना पड़ेगा? 3 से गुना करना पड़ेगा। समझ गए? अब देखिए यहाँ पर, अब इसमें देखिए गुना करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा, देख यहाँ पर लिख सकते हैं कि x+3 बराबर, इसे गुना कीजिए, यहाँ हो जाएगा 3y प्लस 3×9। अब देखिए यहाँ पर चर को एक तरफ कर लेते हैं, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे क्या कि एक, देखिए प्लस में 3y है ना, हम इस पर लाते हैं एलसीएम तरफ, तो क्या हो जाएगा? 3y माइनस में हो जाएगा बराबर में। ये देखिए 9 है ना बराबर में पहले थे, तो लिख दीजिए, है ना। इसके बाद 3 को उस पार ले जाइए आगे पर, यहाँ पर आएगा तो प्लस में उस पार है तो इस पार माइनस में हो जाएगा। अब देखिए यहाँ हो गया कि x-3y बराबर, इसमें से घटाइए तो हो जाएगा कितना? 6। अब देखिए ये हमारा बन गया समीकरण 2। अब इसके आगे देखिए क्या हो रहा है, इसके आगे पढ़ रहे पर इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए, है ना। तो बाहर बीजगणितीय, तो हम जो है ये बीजगणितीय रूप में व्यक्त तो कर दिए, अब पर ग्राफीय रूप में निरूपित कीजिए, ग्राफ बनाइए। से देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर लिखिए ग्राफीय, ठीक है, कह रहा है कि ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए, तो हम यहाँ व्यक्त करते हैं ग्राफीय, ठीक है। आप विधि को लिख सकते हैं ग्राफीय, आलेखीय, ज्यामितीय, आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ग्राफीय रूप में अगर व्यक्त करते हैं तो सबसे पहले आपको ले चलना है समीकरण 1 को, यानी समीकरण 1 से, ध्यान से समझिएगा, और ग्राफ भी खींचेंगे हम लोग कसम एक एक चीज को बारीकी से समझते हुए, क्योंकि इसमें से देखिए ग्राफ जो है ना, हर साल 5 नंबर का एक क्वेश्चन आता ही आता है, तब समझ लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर तो समीकरण 1 थे, तो समीकरण 1 में देखिए क्या दिया है, x-7y बराबर में देखिए दिया है माइनस का 42 दिया है, यहाँ पर लिखेंगे माइनस का 42, यहाँ पर हो गया। अब देखिए यहाँ पर आपको करना क्या है, ग्राफ जब भी बनाने के लिए जो मान, तो ग्राफ खींचने के लिए कम से कम 2 हलों की आवश्यकता होती है। कितने हलों की? कम से कम 2 हलों की आवश्यकता होती है। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, या तो x के बराबर में करेंगे या तो y के बराबर में करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि x बराबर, है ना, अगर x को हम लेते हैं तो y को हम अपोजिट साइड में रख देंगे। यहाँ पर कह रहा है कि -42 इधर देखिए -7y है ना, उस पर जाएगा आर की तरफ, तो यहाँ पर प्लस में हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अब क्या करना है आपको कि इस पार यानी कि आरकेस में जो y है उसका मान जो है अपने मन से
ऐसा पूर्ण संख्या रखना है जिसमें घटाने के बाद भी आराम से कोई भी पूर्णांक मतलब ले सकते हैं, ऐसा जो एकदम आसानी से ग्राफ में बैठाया जा सकता है। ठीक है, यानी छोटे छोटे मान आप ले करके इसको बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं एक्स, यहाँ पर लिखेंगे वाई, और यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, एक्स कोमा वाई ले लेंगे। ठीक है, एक्स कोमा वाई ले लेंगे। आपको क्या समझाए कि समीकरण यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख खींचने के लिए कम से कम दो मान। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दो डब्बा बना दिए ना, दो बॉक्स, दो मान के लिए। तो यहाँ पर देंगे अपने मन से लेना। ठीक है, अपने मन से लेना। अगर हम यहाँ पर देंगे, अगर y बराबर यहाँ पर 6 लेते हैं। ठीक है, अब यही से डायरेक्ट समझिएगा। ओके, हाँ, यहाँ पर डायरेक्ट समझिएगा या लिख सकते हैं, बना भी सकते हैं। यदि मान लीजिए, चलिए ना यहाँ लिखते हैं कि यदि y बराबर अगर आप कितना लेते हैं, 6 लेते हैं, तो y के जगह आपको क्या रखना है, 6 रखना है। तो देखिए यहाँ पर x बराबर क्या निकल कर आएगा, तो माइनस का 42। ओके, इतना लेते हैं तो माइनस का 42 का प्लस कितना हो जाएगा, 10 गुने y के जगह क्या रखेंगे, 6 रखेंगे। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट है, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो ध्यान से खाली देखिए, पक्का एकदम समझ में आएगा आप लोग को। ठीक है, बस ध्यान देते रहिए, है ना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर लिख सकते हैं कि 7 छक, यहाँ पर देखिए 42 है और ये भी 42 हो गया। तो देखिए बराबर में क्या आ गया, 0। एक्स की वैल्यू कितना हो गया, 0। वाई का मान कितना रखे थे, देखिए 6। तो वाई का मान 6 रखने पर एक्स का मान अपने आप निकल कर आया 0। तो देखिए एक्स का मान 6 लिए थे ना, यहाँ पर देखिए वाई का मान नहीं, वाई का मान 6 लिए थे, है ना। वाई का मान 6 लिए थे ना, यहाँ 6 रखेंगे वाई में, और एक्स का मान देखिए, एक्स का मान कितना निकलता है, 0। यहाँ पर कितना रखेंगे, 0 रखेंगे। ओके, फिर देखिए पुनः यहाँ पर पुनः y का मान देखिए, y का जो मान है वो कितना ले सकते हैं, तो y का मान आप ले लीजिए 7। 7 अगर लेते हैं तो फिर देखिए, फिर इसी में यहाँ हो जाएगा x बराबर माइनस का 42 और प्लस का 7 गुने y की जगह देखिए अब कितना रख रहे हैं, 7। y की जगह कितना रख रहे हैं, 7 रख रहे हैं। आज यदि 7 रख रहे हैं तो देखिए कितना आ रहा है, ये -42 है। ठीक है, आप प्लस 7 करते 49 हो गया। बराबर में बताइए ये हमारा कितना आ गया, 49। तो बराबर भी कितना निकलता है, तो 49 में 42 घटा दीजिए, 7 निकलता है। अब आप बताइए y का मान कितना रखें, यहाँ पर देखिए 7। तो y वाला में देखिए यहाँ पर कितना रख देंगे, 7। तो एक का मान क्या निकल कर आया, देखिए 7 निकल रहा है, 7 हो गया। तो इस प्रकार से x को y ये हमारा मान क्या हुआ, तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे कितना, ब्रैकेट में लिखेंगे पहले 0 एक साथ, तब लिखेंगे 6 y का। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए पहले फिर x का कितना लिखेंगे, 7, यहाँ y का कितना लिखेंगे, 7। ये हमारा, ठीक है, समीकरण 1 का ये टेबल मान 1 हो गया। ओके, इतना समझ में। अब आपको देखना है समीकरण 2 के लिए, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 में। अब देखिए इस समीकरण 2 में, है ना, यहाँ पर देखिए समीकरण क्या है, 2 का। इस समीकरण 2 में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दिया है क्या कि x, यहाँ पर देखिए -3y, अब बराबर में देखिए कितना है, 6। x -3y बराबर 6। अब देखिए यहाँ पर आप इसको ले सकते हैं कि x बराबर कितना हो जाएगा, तो 6 तो है ना, y को क्या कीजिएगा उस पर, ठीक है, आगे इस तरफ भेज दिएगा। तो इधर प्लस देखिए यहाँ माइनस में है तो उस पर जाकर प्लस में हो जाएगा, 3y हो जाएगा। ओके, 3y हो जाएगा। और जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। अब आते हैं यहाँ पर एक बॉक्स ले लेते हैं, ठीक है ना, ठीक है, यहाँ पर एक बॉक्स बना देते हैं, ठीक है, यहाँ पर। और जरा आपको ध्यान देना है, यहाँ पर इसमें भी क्या लिखेंगे, एक का मान शुरू वाला में, दूसरे वाला में y का मान,
अब फिर निर्देशांक जैसा लिखेंगे यहाँ पर दोनों का मान 1, y यहाँ पर देखिए कितना लिख दिए। अब यहाँ पर अपने मन से मान रखिए। अगर मान लीजिए यहाँ पर कि y बराबर यहाँ पर क्या ले लीजिएगा, पहले 0 लीजिएगा। तो जैसे ही y बराबर 0 लीजिएगा तो देखिए x की वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पर लीजिए 6 है ना। और जो भी मान देता है ना इस बार में यानी आर के तरफ में जो x या y में से जो भी रहेगा, क्या x और y में से जो भी रहेगा वो मान अपने मन से आपको लेना है ना। यहाँ पर हम ले लिए कितना, तो y का मान 0 ले लिए ना। तो यहाँ पर देखिए तो y का मान 0 लिए से 1 बराबर यहाँ पर देखिए 6 प्लस यहाँ पर कितना हो गया, देखिए यहाँ पर 3 इंटू y का मान यहाँ पर 0। अब देखिए यहाँ पर 6 तो है ही, यहाँ पर 3 में 0 से गुना कीजिएगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है 0 हो जाएगा तो फाइनली हमारा मान हो गया कितना, 6 हो गया। अब आप सोचिए कि एक की वैल्यू देखिए यहाँ पर निकला 6, y का मान लिए थे 0, तो y का मान जब 0 लिए तो y वाला में लिख दीजिए 0। एक की वैल्यू जो है यानी मान जो है 6 आया है, 0 लेने पर से लिख दीजिए 6 और यहाँ पर लिखिएगा 6,0 हो गया ना। अब देखिए फिर आप ले लेंगे कि y बराबर यहाँ पर अगर 1 लेते हैं 1, ठीक है तो आप ऐसे सोचिए कहते सर जानते हैं कि 1 ही लेना, तो आप 2 ले लीजिए 3 ले लीजिए, आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन इतना भी बड़ा मान मत लीजिएगा कि ग्राफ पर बनाने में मान लिए आप ही तकलीफ होगा, सिर्फ बनाने में आप ही को। इसलिए ऐसा मान लेना है कि एकदम छोटे छोटे में ही काम हो जाएगा, तो बड़े बड़े मान लेने की क्या जरूरत है ना। देखिए यहाँ पर क्या है कि x बराबर यहाँ पर कितना 6 प्लस 3 गुने, देखिए y की जगह y का मान क्या है 1 है तो 1 ले लीजिए, यहाँ पर हो जाएगा 6 प्लस 3 गुने 1 कितना होगा 3 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए बराबर कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़िएगा 9। तो क्या समझे, y का मान लिए 1, x का मान निकल कर आया 9, तो y की जगह रखिए 1, x की जगह रखिएगा क्या रखिएगा बताइए, हाँ 9 रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर 9,1 ये हमारा हो गया टेबल 2। ठीक है तो इसको बोलते हैं सारणी 1 सारणी 2, ठीक है 2। अब देखिए इतना हो गया। अब इसके आगे बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, ग्राफ कॉपी चाहिए। तो फटाफट ग्राफ कॉपी लेकर आइए, निकालिए खोलिए पेंसिल वगैरह लीजिए, बैठिए हमारे साथ और हम जैसे जैसे बनाते जाएंगे वैसे वैसे आप लोग भी बनाइए और देखिए कहाँ कहाँ हम मान रख रहे हैं, किस प्रकार से रख रहे हैं, क्या हम बोल रहे हैं, हमारे डायरेक्शन पर चलिए आपको एकदम समझ में आ जाएगा। तो देखिए फाइनली हम बता चुके हैं कि समीकरण 1 जो है, समीकरण 1 में x माइनस 7y बराबर कितना है -42 है, और x बराबर इसको है ना RHS तरफ भेजे हैं तो -42 से आइए जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में y, और y का मान बारी बारी से रख करके ये प्राप्त किए हम लोग। और समीकरण 2 में है ना यहाँ पर है कि x माइनस 3y बराबर है देखता है, और x बराबर क्या जो -3y है उसको हम RHS तरफ भेजेंगे तो प्लस में आ गया है। और यहाँ पर जो है इसमें y का मान रख कर बारी बारी से ये प्राप्त किए हैं। तो ये है समीकरण 1 का सारणी 1 और समीकरण 2 का सारणी 2 है, यानी टेबल 1 टेबल 2 कह सकते हैं। अब हम इसी मान के जरिए जो है हम लोग क्या करेंगे, इस ग्राफ पर है ना क्या करेंगे, ग्राफ कॉपी पर ग्राफ बनाएंगे, ठीक है ना। साले को हम लोग बारी बारी से इस पर ही हम लोग खींचेंगे, ठीक है। अब देखिए जरा सा ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें बोल्ड लाइनें जो दिख रहा है ना, इसी बोल्ड लाइन पर आपको लाइनिंग खींचनी है। एक होगा देखिए ये जो लंबवत हम खींचने जा रहे हैं इस पर y का मान रखेंगे, एकदम बिल्कुल ऐसा रखिए स्केल को कि ताकि एकदम परफेक्ट आ जाए, ठीक है। फिर क्या करना है, इस प्रकार से एक और लाइनिंग खींचना है ठीक है, एक और लाइनिंग खींचना है जो ये जो होगा x अक्ष होगा, ठीक है, यानी एक का मान जो होगा वो इस पर रखना है। अब देखिए फाइनली हम यहाँ पर दोनों तरफ एरो मार्क दे देंगे, ठीक है, यानी ये इंडिकेट करेगा कि ये एक रेखा है। फिर क्या करेंगे,
आपका सबसे पहले यहाँ देखना है कि यहाँ पर क्या है कि इसमें अधिकतम मान देखिए 7 है, इसमें अधिकतम मान क्या है 9। तो 7 जो है और 9 जो है वो x वाला अधिकतम है। तो आपको क्या करना है 9 तक लगभग बना लेना है। तो आपको क्या करना है यहाँ पर कि जो ये मेन लाइन जो है यानी बोर्ड लाइन जो है, गहरा जो लाइन बोलते हैं, तो इस पर इसको 0 मान लीजिए, यहाँ पर 0 जो आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा। अब यहाँ से 2 जो गहरी लाइन है उसकी गैपिंग जो है ना बीच की एकदम समान रखना है। जैसे इसको अगर 1 मानते हैं 1, तो इस वाले को 2 मानेंगे, फिर यहाँ पर 3 मानेंगे, फिर यहाँ 4, फिर ये मानेंगे 5, यहाँ लिखेंगे 6, 7, 8 और यहाँ कितना हो जाएगा 9, 10 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ऊपर की तरफ जाएंगे जिस पर y क्या होगा, सही, यहाँ पर लिखेंगे 1, ठीक है। अब देखिए फिर यहाँ पर लिखेंगे 2, फिर यहाँ 3, यहाँ पर लिखेंगे 4, ये लिखेंगे 5, 6, 7, है ना, यहाँ देखिए 8, 9 और यहाँ 10 लिख सकते हैं, 10 तक हो गया ये। अब देखिए ये है y और फिर नीचे है यहाँ पर जो है देखिए, यहाँ पर जो है y डैश है, ठीक है। ये देखिए x डैश इधर नेगेटिव होता है एक, यहाँ पर जो दिख रहे हैं x क्या होता है पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब आपको क्या ध्यान देना है, यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि देखिए पहला समीकरण जो है यहाँ x, y यहाँ पर दिया है 0,6। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए 0 ले लेना है, 6 जो है वो किसका मान था कि जो 6 मान है वो किसका है देखिए, तो ये होता है x का और ये होता है y का। तो y का जो मान है y वाला पर रखना है, तो 0 x का हो गया और y का मान देखिए यहाँ पर 6 है, यहाँ पर। तो यहीं पर बिंदु ले लेना, यहाँ पर देखिए बिंदु ले लेंगे, ठीक है। जब 0 और कोई अंक हो जिसका, उस पर हम बिंदु ले लेते हैं। फिर आपको फाइनल देखना है क्या, यहाँ पर देखिए फिर दिया है 7,7 दिया है ना, क्या दिया है 7,7, यानी 1 का 7 y का 7। तो आपको क्या करना है यहाँ पर कि x का देखिए यहाँ 7 है और y का देखिए यहाँ 7 है। तो 7 से एक रेखा ऐसे जा रहा है ना। फिर देखिए यहाँ से 7 से रेखा एक जा रहा है, तो दोनों का जो कटान बिंदु होगा, जैसे चौराहा पर कैसे होता है एक दूसरे पर मिलता है, तो वहीं पर एक बिंदु ले लेना है। एक बिंदु देखिए यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है, इन दोनों को लेते हुए स्केल से क्या कर लेना है, मिला देना है एकदम राइट। देखिए स्केल से इन दोनों को ऐसे मिलाते हुए एक रेखा खींचना है, ठीक है। एक रेखा खींच दिए, ओके। इस समीकरण 1 का देखिए बिंदु क्या है, ये वाला जो बिंदु का जो निर्देशांक होगा वो क्या होगा देखिए 7,7 होगा, 7,7 लिख सकते हैं। इसका क्या होगा, इसका हो जाएगा देखिए पहले x का 0 था और y का कितना 6, ये हो गया क्लियर। अब देखिए समीकरण 2 में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर देखिए 6,0 है, इसका मतलब x पर 6 y पर 0। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि x पर देखिए 6 है और y पर देखिए 0 है। तो जब 0 और 6 हो तो जो संख्या होता है हम उस पर बिंदु ले लेते हैं, ठीक है। फिर दूसरा क्या है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दूसरा जो है 9,1 है। तो 9,1 में x का क्या है देखिए 9 है, y का देखिए क्या है 1 यानी 1 है। तो पहले x पर जाइए 9 और y पर जाइए 1। तो देखिए हम क्या बोले, x पर जाइए 9 और y पर जाइए 1। तो ये y पर देखिए यहाँ 1 है ना। तो यहाँ से देखिए 9 से एक रेखा जो जा रहा है, एक 1 से जो रेखा जा रहा है, दोनों का जो जहां पर कटान बिंदु होगा वहां बिंदु ले लीजिए। तो आपका बिंदु कौन कौन हुआ देखिए, तो एक बिंदु हुआ यहाँ पर देखिए 6 पर, एक बिंदु यहाँ हुआ। इन दोनों को लेते हुए एक रेखा खींचना है, ठीक है, मिलाते हुए एक रेखा यहाँ पर ड्रॉ कर देना है, खींच देना है। यहाँ पर हम एक रेखा खींच दिए, ओके। अब देखिए यहाँ पर ऐसे लिख देंगे, है ना, एरो मार्क दे देंगे। अब देखिए ये जो बिंदु है इसका निर्देशांक क्या है, तो x का 9 है, ठीक है, और y का देखिए क्या है 1 है। तो 9,1 हो गया। इसका क्या हुआ, तो देखिए यहाँ पर x पर जो है तो 6 है, ठीक है, और y पर से आ रहा है तो 0 से आ रहा है, 0 हो गया, ठीक है।
अब देखिए जो पहला समीकरण हम लिखे हैं, यहाँ पर पहला समीकरण का जो रेखा बनाए हैं, वो पहला समीकरण क्या है? तो पहला समीकरण का नाम है, देखिए यहाँ पर x माइनस 7y माइनस कितना 42। तो यहाँ पर लिख देंगे, इसको लिखेंगे कि x माइनस 7y बराबर माइनस 42, इसको जरूर लिखेंगे। ओके, इसके बाद देखिए दूसरा जो है, दूसरा यहाँ पर क्या है, देखिए x माइनस 3y बराबर 6। आपको दूसरे समीकरण, दूसरे जो रेखा है वो दूसरे समीकरण को लिखना है। क्या लिखना है? x माइनस 3y बराबर में लिख देना है 6। तो इस प्रकार से हमारा जो है आलेख जो है क्लियर एकदम कंप्लीट हो गया। और इसके बाद जो है इसके अगला क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को क्लियर बता दिया जाएगा। ठीक है, तो ये जो है कंप्लीट आप लोग को समझ में आ गया। और एक और बात आप लोग को ध्यान देना है कि आपके बोर्ड के एग्जाम में जो है इस प्रकार के आप लोग को पेपर मिलेगा। ठीक है, तो एक पेपर कॉपी मिलेगा, तो आपको क्या करना है, उसमें बस यही रहेगा एक कॉपी। तो हम जैसे कि यहाँ पर क्या किए हैं कि इधर बनाए हैं, यहाँ पर बताए हैं, क्यों? ताकि आप लोग को सुविधा पूर्वक हम समझा सके। ठीक है, तो आप लोग को क्या करना है कि जब एग्जाम में ये कॉपी मिलेगा तो आप लोग को क्या करना है कि यहाँ पर ये जो चीजें यहाँ पर जो दिए हैं, बनाए हैं समीकरण 1 समीकरण 2 और सारणी 1 सारणी 2, तो इसको क्या करना है, आपको यहाँ पर बनाना है। यहाँ पर बनाने के बाद इसका ही आलेख जो है जैसे यहाँ पर हम बनाए हैं इस प्रकार से बनाना है। और इस पर आधारित क्वेश्चन जो है एग्जाम में बहुत ही, है ना, हर एग्जाम में मतलब कि पूछा है और पूछता ही रहता है। इसलिए आप लोगों को क्या करना है, इसको कंप्लीट जो है बढ़िया से समझ करके बार बार जो है इसको रिवीजन में रखना है, ताकि आप भूले नहीं और 5 नंबर जो है आपके एग्जाम में छूटे नहीं। तो ये एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मिलते हैं अगला क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में।